क्रिस नहीं, कंप्यूटर अकाउंटिंग आपका नहीं होगा, वो आपका सिंपल सा है, थ्योरी वाला पार्ट होगा, प्रैक्टिकल वाला पार्ट तो आपके कॉलेज वगैरह में कराया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम मटेरियल के अंदर। मटेरियल के अंदर ना कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि रिटर्न, और रिटर्न के बाद बात करें तो सबसे पहले हम रिटर्न को समझ लेते हैं कि रिटर्न क्या है और इसको कैसे करेंगे। अब रिटर्न दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन सा रिटर्न हो सकता है? एक हो सकता है इशू रिटर्न, जिसको हम नॉर्मली सेल्स रिटर्न कह सकते हैं, और एक हो सकता है हमारा रिसीव रिटर्न्स, जिसको हम परचेज रिटर्न कह सकते हैं। जिसको हम परचेज रिटर्न कह सकते हैं। अब समझना ये कौन सा रिटर्न है। देखो, जैसे हमारा सिंपल सा था कि एक हमारा स्टोर है, गोडाउन है, ये मान लो हमारा एक स्टोर है, यहां से हम सामान भेजते हैं आगे, दैट इज मान लेते हैं शोरूम। यहां हमारा सामान चला जाता है और मेरे पास पीछे फैक्ट्री से सामान आता है, मेरे पास फैक्ट्री से सामान आता है, ठीक है, यहां से मेरे पास सामान आता है, ये कुछ ऐसे प्रोसेस चल रहा है। अब अगर मैं यहां से यहां सामान भेजता हूं तो इस प्रोसेस को मैं क्या नाम देता हूं? यहां पे इशू कर दिया, ठीक है। अगर मेरे पास ये सामान भेजता है यहां से यहां तक तो इस प्रोसेस को मैं बोलता हूं रिसीव कर लिया। अब हो सकता है कि मैंने इसको ज्यादा सामान भेज दिया हो बाय मिस्टेक, या हो सकता है कि सामान डिफेक्टेड हो और वो यहां पे सामान जो है ये डिफेक्टेड है और इसको हम क्या करना चाहते हैं? रिटर्न करना चाहते हैं। दोनों रीजन हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि मैंने एक ऐसा सामान भेजा जो डिफेक्टेड है, या हमने एक्स्ट्रा भेज दिया, मान लेते हैं कि ये सामान मैंने जो भेजा वो सामान बेकार भेज दिया, तो जब मैं इसको भेजूंगा तो मैंने किस कॉलम में दिखाया होगा? इसको इशू के कॉलम में दिखाया होगा। लेकिन जब यही सामान हमारे पास वापसी आएगा तो जब वापस आएगा तो एक तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम इशू रिटर्न आ गया, है ना। और नॉर्मल अगर समझने के लिए समझो तो ये एक तरीके से सेल्स रिटर्न हो गया, है कि नहीं। तो जब मेरे पास वापस आया तो मैं इसे क्या मानूं? इसे मैं मानूंगा रिसीव। तो जैसे आपका कॉलम बनता है ना यहां पे, आप जब वर्क करते हो तो यहां पे कॉलम बनाते हो, एक रिसीव का और एक कॉलम बनाते हो आप इशू का और एक बैलेंस का। ये हम तीन कॉलम बनाते हैं, है ना। मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूं। एक आता है आपका रिसीव, और एक आता है आपका इशू, और एक आता है आपका बैलेंस। क्वांटिटी वगैरह सब कुछ होता है। तो हमने क्या करा, पहले जब दिया होगा सामान तो मैंने इस कॉलम में लिखा होगा। सपोज करो जब भी मैंने दिया, 1/4 को मैंने 500 यूनिट दे दिए 10 रुपए के हिसाब से, तो 5,000 रुपए का आ गया। लेकिन अब मुझे वहां से इंटीमेशन मिला है कि भैया ये सामान जो हमने करा था वो डिफेक्टेड है, इसे वापस कर रहे हैं। तो जब सामान हमारा वापस आएगा ना, कौन सा इशू रिटर्न होगा, तो हमें पता है किस कॉलम में, 2 तारीख को मान लो वापस आ गए 50 यूनिट, तो मैं 50 यूनिट यहां लिखूंगा और 10 रुपए के हिसाब से और 500 रुपए का लिखूंगा। यानी अगर सेल्स रिटर्न वापस आएगा तो किस कॉलम में वापस रिसीव करोगे आप?
रिसीव कॉलम में, क्योंकि आपके पास इन हो रहा है, वहां पे सामान आपके पास आ रहा है। सेम अगर मैं बात करूं तो मैं जब कभी भी मेरे पास सामान आएगा तो जैसे ही मैंने यहां से सामान आया है तो मैंने रिसीव किया, लेकिन अगर मुझे लगता है कि कोई सामान डिफेक्टेड है तो मैं क्या करूंगा, वापस कर दूंगा, मैं वापस कर दूंगा। तो अगर मेरे पास मान लेते हैं कि 1/5 को मेरे पास 1000 यूनिट आ गए, 10 वाले, तो मैंने बोले भाई 10,000 आ गए। अब मुझे 2/5 को पता चला कि भैया ये यूनिट में 100 यूनिट तो खराब है, तो मुझे वापसी करना होगा, जो कि परचेज रिटर्न कह लो आप। मैं कहा किस कॉलम में वापस करूंगा, अब मुझे इशू वाले कॉलम में वापस करना पड़ेगा। मान लो 100 यूनिट वापस करना 10 वाला, तो 1000 वापस करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर आपका इशू रिटर्न है तो इसे किस कॉलम में, रिसीव वाले कॉलम में, रिसीव वाले में लिखोगे। और अगर आपका परचेज रिटर्न है तो इसको किस कॉलम में लिखोगे आप, इशू कॉलम में लिखोगे। किस कॉलम में लिखोगे, इशू कॉलम में। पहले ये बातें समझ में आई बताओ, क्योंकि बहुत बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि सर ये इसमें क्यों जा रहा है, परचेज रिटर्न है तो परचेज वाला तो परचेज में जाना चाहिए या वहां माइनस हो जाना चाहिए। यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे आपको इस तरीके से लेना पड़ेगा। अब मुद्दा आता है रेट का। अब ऐसा थोड़ी है कि आज आपने करा और आप आज इशू कर रहे हो, मान लो 1 तारीख को आपने इशू किया, ठीक है। अब जाके आपको सपोज करो 15 तारीख को उसने बोला कि ये सामान रिटर्न कर रहे हैं, तो जब आपने इशू किया, रिटर्न हो रहा है, तो रिसीव में तो आप ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने रिसीव किया है, आपने क्या किया, रिसीव किया, और कुछ टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि भैया ये सामान जो है वो डिफेक्टेड है, तो जो आप रिसीव करोगे तो लीफो हो या फीफो हो, आपको वही रेट लेना है जो रेट पे आपने रिटर्न करा है, जो रेट पे आपने उसको एक्चुअल डील किया है। अगर इशू किया है 10 रुपए के भाव में तो रिटर्न भी 10 रुपए के भाव में ही लेना है। अगर रिसीव किया आपने 6 रुपए के भाव में तो रिटर्न भी 6 रुपए के भाव में ही करना होगा। लेकिन वेटेड एवरेज में ऐसा नहीं होगा। वेटेड एवरेज के अंदर जो करंट रेट चल रहा होगा उसी रेट पे आपको रिटर्न वाली एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम क्या बात कर रहे थे सर, हम बात कर रहे थे कि प्राइस कौन सा होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जो रेट लगेगा, क्योंकि रेट आपको देगा नहीं, रेट एज पर लीफो फीफो, अगर एज पर लीफो फीफो है तो कौन सा रेट लगेगा, आपका लगेगा सेम रेट। कौन सा सेम रेट, जो लीफो के हिसाब से वापस किया, जो फीफो के हिसाब से आपने वापस किया। बट अगर आपका रेट है एज पर वेटेड एवरेज, तो कौन सा रेट लगेगा, तो आपका सेम रेट नहीं लगेगा, रिटर्न होगा आपका एज पर वेटेड एवरेज मेथड। दोनों में फर्क दिख रहा है आपको। यानी अगर आपका लीफो फीफो है तो 10 में करा था और लास्ट माल आपके पास मान लेते हैं कि 5 वाला है, 8 वाला है, 15 वाला है, मतलब नहीं है, 10 में हुआ था डील तो उसको 10 में ही वापसी लो। लेकिन वेटेड एवरेज में आपने जब दिया था तब आपका 13 रुपए रेट था, और जब रिटर्न ले रहे हो तो मान लो 13.5 रुपए है, तो आपको रिटर्न कितने में लेना पड़ेगा, 13.5 रुपए में, क्योंकि वेटेड एवरेज के अंदर प्राइस क्या हो जाता है हमारा, मिक्स हो जाता है। समझ में आई बात, पहले ये बात देखो आपको समझ में आए। सेम आपका यहां पे भी फॉलो होने वाला है, यही बातें सेम आपका इस वाले में भी फॉलो होगा। मैं दोनों के लिए लिख देता हूं, या तो सेम ये इसके लिए भी फॉलो होगा। समझे बात आप, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रिटर्न का कहानी। एक हमारे क्वेश्चंस के अंदर ना रिटर्न वाला पॉइंट भी देंगे, वो ऑलवेज देंगे। तो रिटर्न वाले पॉइंट को आपको बड़े ध्यान से करना होगा कि रिटर्न को किस तरीके से लिया गया। मैं भी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और उसको फिर सॉल्व भी देखेंगे कि कैसे करते हैं सॉल्व, और उसके हिसाब से अगला एक और पॉइंट आ जाता है हमारा लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर या फिर मान लो थेफ्ट।
इसको कैसे करोगे? अगर लॉस होता है तो आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ, जब लॉस होगा तो हमारे स्टोर लेजर से सामान निकल जाएगा। मेरा लॉस बाय थेफ्ट हो गया तो मेरे गोडाउन में सामान रखा है, अब लॉस होगा तो सामान निकल ही गया ना। और जब भी मेरे गोडाउन से सामान निकलता है तो मैं उसको किस कैटेगरी में रखता हूं? मैं इशू की कैटेगरी में रखता हूं। तो लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय थेफ्ट हो, किस में लोगे आप? एज अ इशू ट्रीटेड, या ट्रीटेड एज इशू। हम उसको क्या मान लेंगे? हम इशू के तरीके से उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तीन बातें याद रखना। रिटर्न में लीफो फीफो में एज पर जो रेट था हमारा, और वेटेड में सेम रेट से। परचेज रिटर्न कहां पे जाएगा? इशू वाले कॉलम में जाएगा। और सेल्स रिटर्न कहां पे जाएगा? रिसीव वाले कॉलम में आएगा। ठीक है ना? तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर लॉस बाय फायर है, जैसे कि नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक 30 यूनिट, चाहे कोई भी लॉस हो, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर, कोई भी हो। यहां पे आपका लॉस बाय फायर भी आ गया और आपका नॉर्मल लॉस भी आ गया, तो उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे वो देखते हैं। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 20 है ये। कॉलम बना लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और इस सवाल को क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको जो करना है वो एज पर वेटेड एवरेज मेथड करना है। ठीक है ना? किस मेथड से करना है? वेटेड एवरेज मेथड से। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देता है आपको, और किस डेट पे? 1/4 को। तो 1/4 को ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितने क्वांटिटी है ओपनिंग स्टॉक? 200। किस रेट का है? 500। 500 किस रेट का है? 40। कितने हो गए? 2000 हो गए। कितने हो गए? 2000। यही होगा ना? 500, 20,000 होगा, सॉरी 20,000 होगा। ठीक है। अगला परचेज कर लिया 35 रुपए में 200, तो 7 तारीख को रिसीव 200 यूनिट 35 के भाव से, तो 7,000। अब हमारे पास वेटेड एवरेज है तो कितने हो गए? 5 2 700। कीमत कितने हो गए? 27,000। तो रेट क्या आया? रेट क्या आया? 38.57। क्या रेट आया? 38.57। इसके बाद लॉस बाय फायर हो गया हमारा। किस तारीख को हुआ हमारा? 9 तारीख, 9/4 को लॉस बाय फायर। तो इसे क्या मानोगे अब आप? इशू मानेंगे। कितने यूनिट? 50। अब यहां पे हमें पता ही नहीं है कि लीफो लगा, फीफो लगा, बस 50 यूनिट जल गए, तो जो लेटेस्ट एज पर मेथड के हिसाब से ले लोगे। वेटेड है तो भैया हम इसको मान लेंगे 38 रुपए 57 पैसे। तो 1878 बचे कितने? 650। 38 रुपए 57 पैसे। 2070, सॉरी 25,070। ये आ गया। कितने आ गए? 25,070। कितने? किसमें? 50 इंटू में 38.57। हाँ 1928 है ये, 1928। ठीक है, उसको छोड़ दो, पॉइंट को तो लोगे तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे इसमें। तो पॉइंट के बाद छोड़ देना। मैंने कहा इसमें 50 100 रुपए डिपेंड करता है कि किस डिजिट में अमाउंट दे रखा है, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना? 50 100 डिफरेंस आ जाएगा। अगला पॉइंट क्या दे रखा है? अगला पॉइंट आप देखोगे तो आपको इशू गिवन है। ठीक है ना? और इशू प्रोडक्शन हाउस को 300 यूनिट। कितने तारीख को? 11/4 को। 11/4 को क्या करा हुआ है? इशू किया हुआ है। कितने यूनिट?
भाई 300 यूनिट किस रेट पे करोगे? 38.57 पे करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। 11,571। अब बैलेंस कितना बचा? 350। 38.57, 13,450 लिख देते हैं, 450 समथिंग, 38.57। उसके बाद फिर परचेज कर लिया आपने, उसके बाद फिर परचेज किया आपने। कब परचेज किया आपने? अप्रैल 13, यानी 13/4 को। कितने यूनिट? 250। किस रेट के? किस रेट के? 42। 10,500। ये कॉलम खाली। अब 350 और 250 कितने हो गए? 600। तो 10,500 प्लस में 13,450, ये आ गए 23,950 डिवाइडेड बाय 600, ये आ गए 39 रुपए 40 ही आ गए, मान लो आप। 39.99 है तो मैं इसको 40 मान लेता हूं। ठीक है, आ जाओ आगे। अब इसके बाद क्या कहता है? नॉर्मल लॉस। 30 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो गया। तो भाई कोई भी लॉस हो, सिंपल सा लॉजिक है ना कि हमारे पास से तो सामान चला ही गया ना, तो नॉर्मल लॉस क्या होगा हमारा? 18/4 को। 18/4 को नॉर्मल लॉस। तो हम इसको 30 यूनिट माइनस कर देते हैं 40 के हिसाब का। 40 के हिसाब से तो 1200 बचे कितने? 570 और इंटू 40। 570 इंटू में 40, 21,600। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? यहां तक क्लियर है? अगली एंट्री कहता है परचेज किया 25 अप्रैल को, तो 25/4 को आपने परचेज कर लिए। कितने यूनिट परचेज? अच्छा, पहले 22 को इशू हुआ है, तो 22/4 को आपने इशू किए। कितने यूनिट इशू किए? 150 यूनिट। 150 यूनिट 40, 6,000। बचे कितने? अगर 570 में से आप 150 माइनस कर दो तो 420 40 के भाव के, तो इंटू 40, तो 16,800 के बच गए। क्लियर है यहां तक? यहां तक ठीक है? फिर से 25/4 को क्या करा इसने? परचेज कर लिया। परचेज कितने यूनिट करे इसने? 400 यूनिट खरीद लिए 36 के हिसाब से, तो 400 इंटू 36, 14,400। अब हमारे पास देखा जाए तो 420 400 कितने हो गए? 820। रेट कितने हो गए हमारे? 1400 400 16,800, तो ये आ गया 31,200 डिवाइडेड बाय 820, तो ये आ गया रेट हमारे पास 38.048। ठीक है, 048 है तो मैं इसको 38 ही ले लेता हूं रेट। ठीक है ना, हम ले लेते हैं इसको 38 ही रेट। आ जाओ। इसके बाद क्या करा इसने? इसके बाद इसने इशू किया। कब इशू किया? 30 अप्रैल। 30/4 को इसने इशू कर दिए। कितने यूनिट इशू कर दिए? 350। तो 350 किस रेट पे करोगे भाई? 38। तो 350 इंटू 38, तो 13,300। बचे कितने? 820 में से 350 इशू कर दिए तो 470, 338 के हिसाब से, तो ये बच गया हमारा 17,860। तो क्वेश्चन में जो गिवन था क्या कहता है? फाइंड आउट द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द कंपनी एज पर परपेचुअल सिस्टम वेटेड। वेटेड के हिसाब से परपेचुअल सिस्टम में आपको निकालना था, जो कि मैंने निकाल के दिखा दिया। तो इसमें क्या सीखा हमने? नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। ऐसे ही हम क्या देख लेंगे? रिटर्न का। रिटर्न वाले केस के अंदर क्या होगा आपका? या तो परचेज रिटर्न हो रहा होगा या फिर सेल्स रिटर्न। देखिए यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछिए, फिर मैं एक क्वेश्चन निकाल लेता हूं आपके लिए जिसके अंदर मुझे मिल जाए
रिटर्न वाला। एक थोड़ा सा मैं यहां चेंज करूंगा। चेंज ये है कि नॉर्मल लॉस हुआ ना हमारा, ये नॉर्मल लॉस में हमारा यूनिट तो रहेगा, लेकिन इसके प्राइसिंग और इसको जीरो करना है, क्योंकि नॉर्मल लॉस हमारा कॉस्ट में रिकवर हो जाता है। ठीक है, इशू वाले कॉलम में तो आएगा, लेकिन उसका प्राइस और जो आपका रहेगा ये, इसके अंदर क्या कर देना है, आपको जीरो कर देना है, जिसकी वजह से अब हमारा यहाँ पे थोड़ा रेट भी फर्क आ जाएगा। रेट क्या था, नहीं रेट पे फर्क थोड़ी आएगा, आएगा, क्योंकि हमारी जो कॉस्टिंग रहेगी वो रहने वाली है 23,950 ही रहेगा, जो मैंने 21,600 कर दिया। ये जो रहने वाला है वो कितनी रहेगी, 23,950। अब जो रेट निकलेगा डिवाइडेड बाय 570, तो 42 पॉइंट आ जाएगा रेट हमारा, 42.01। ठीक है, अब जो इशू करोगे वो करोगे 42.01, यानी 42 रुपए ही मान लो आप, 42 रुपए। ठीक है, तो 150 इंटू में 42, 63। ये देखो रेट बढ़ गया, ये 63। अब ये 420 रहेगा, लेकिन ये रहेगा 420 भैया 42 से 17,640, 17,640 और 42। अब जो यहाँ रेट आएगा 820, 17,640 में करेक्ट कर रहा हूं, 32,040, ये बढ़ जाएगा थोड़ा सा, 32,040 डिवाइडेड बाय 820, ये आ जाएगा 39 पॉइंट, यानी 39 ही मान लो है, 39 ही मान रहे हम, पॉइंट को बहुत राउंड फिगर कर रहे हैं। इसके बाद इशू कर दिया 39, 13,650। अब ये कितने आ गए, ये आ गए हमारे पास 820 माइनस 350, 470, और 470 को इंटू करेंगे हम 39 से, जो आ जाएगा हमारा 18,330। बस ये फर्क था इसमें। तो नॉर्मल लॉस के केस में हमारा इशू तो होगा, लेकिन उसका अमाउंट नहीं लेंगे, लेकिन एबनॉर्मल केस में अमाउंट और वो दोनों लेना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। एबनॉर्मल में हम देखो, ये वाला जो लॉस बाय फायर था ये एबनॉर्मल ही था, तो इसमें हमने कौन सा लिया, दोनों ले लिया। ठीक है,